गुड इवनिंग। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर के साथ मैं हूं डॉक्टर अमारा रबानी। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से डे बाय डे डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं और यौम पाकिस्तान के हवाले से नरेंद्र मोदी की तरफ से आने वाला ख़त एक खुशाइन बात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी अवाम से खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। इस ख़त में नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से ख़िताब करते हुए कुछ रोज़ पहले ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि इस बार भारत को पहला कदम उठाना पड़ेगा। भारत की तरफ से ये पेशरफ्त क्या दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए अहम स्टेप साबित होगी। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे कोरोना वायरस की बिगड़ती हुए सूरत हाल। NCOC ने ज़्यादा मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद रखने की तजावीज़ पेश की हैं, जबकि हुकूमत ने बहुत सी वैक्सीनेशंस का ऑर्डर भी दे दिया है। अपने तजियाकारों से इस बारे में भी जानेंगे कि क्या कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस बार हुकूमत की बनाई गई स्ट्रेटजीज़ कितनी कारफरमा हो सकती हैं और उसमें कितनी पेशरफ्त की ज़रूरत है। आखिर में बात करेंगे मौलाना साहब की कोशिशों की जो वो अपोजिशन के इत्तेहाद को बचाने के लिए कर रहे हैं। प्रोग्राम व्यूज़ मेकर में हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं, अनीका निसार हमारे साथ स्टूडियो में, कामरान यूसुफ स्टूडियो में मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी हमारे साथ मौजूद हैं। जी NBC क्या कहते हैं आप, ये ख़त जो इस वक्त हमारे पास आया है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान के मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा है, पड़ोसी मुल्क की तरफ से भारत पाकिस्तानी अवाम से खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। उन्होंने ये भी लिखा है कि खुशगवार ताल्लुकात के लिए एतमाद पे मबनी और दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक फ़िज़ा और माहौल हमें चाहिए होगा, उसकी ज़रूरत है। ये पेशरफ्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये लिखा गया ख़त ख़ुसूसी तौर पे उनके बयान के बाद जब उन्होंने कहा कि अब भारत को पहल करनी होगी, इस बार उनको पहला स्टेप लेना होगा, किस तरह देखते हैं कि इस स्टेप से दोनों ममालिक के बीच ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी? जी NBC जी, ताल्लुकात तो हमारे ऊपर नीचे होते रहते हैं। जितनी हमारी उम्र है, जितना हमने देखा है, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी हम आपस में गले मिलते हैं, कभी हम एक दूसरे को खंजर घोंप रहे होते हैं, कभी हमारी इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है तो हम अपने हारने पर जश्न मनाते हैं, उनके जीतने पर हम तालियां बजाते हैं, उनके झंडे अपने गालों पर लगवाते हैं, और कभी कभी हम कुर्बान हो जाते हैं। वो कभी कुर्बान नहीं हुए हमारे लिए, उन्होंने कभी वो कुर्बानी नहीं दी। मैं कई बार हिंदुस्तान गया हूँ, मैं बाई रोड कश्मीर भी गया हूँ, श्रीनगर भी गया हूँ, पंजाब से होते हुए, जम्मू से होते हुए मैं श्रीनगर तक भी गया हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत किताब भी मेरी इंशाअल्लाह आने वाली इस बारे में। तो बात असल में ये है कि जो ख़त है इसके मंदरजात पर मुझे सख्त एतराज़ है। इसमें सिर्फ पीपल ऑफ पाकिस्तान की बात की गई है। जो रस्मी ख़त होते हैं, जो डिप्लोमेसी के जानने वाले हैं, उनका ख़्याल ये है कि ये ख़त शॉर्ट ऑफ एनी इन्विटेशन है। इसमें कहा गया है पाकिस्तान के अवाम से ताल्लुकात, और जो हसीना वाजिद का ख़त है या जो और लोगों के खतूत हैं वो आप पढ़ें कि मैं, मेरी हुकूमत और हमारे अवाम पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम को इस मौके पर मुबारकबाद देते हैं। तो मोदी साहब तो हुकूमत और पाकिस्तान दोनों को माइनस ही कर गए। फिर तीसरी बात जो अहम है वो फिर टेरर पर आ गए कि टेरर ख़त्म होना चाहिए। वही उनका स्टाइल है जो पहले था, नहीं बदला। फ़र्क ये है कि अब किसी ख़त आया है, कहते हैं ना कि वो संदेशे आए हैं, तो संदेशा आ गया है और उन्होंने अपनी वो जाली अना तोड़ी है कि मैं ना ख़त लिखूँगा, ना जवाब दूँगा, ना फ़ोन उठाऊँगा, ना बात करूँगा। अब क्या हुआ है, कैसा हुआ है, DGM उसकी आपने भूल गई ये बात आप, कि आगाज़ हुआ था आर्मी चीफ़ के बयान से कि हमें माजी को दफन कर देना चाहिए। उसके बाद DGMOs का बयान आया, उन्होंने कहा जी जंगबंदी हम बहाल कर रहे हैं, जंगबंदी कर नहीं रहे, बहाल कर रहे हैं, जो भारत ने तोड़ी भी थी। भारत ही हमारे लोगों को कत्ल कर रहा था अक्रॉस दी कंट्रोल लाइन, हमारे लोगों को लाशें मिल रही थी, और भारत ने 5 अगस्त को कब्ज़ा किया कश्मीर पर। मुझे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर याद है कि जब तक कश्मीर पर कब्ज़ा ख़त्म नहीं होगा, जब तक 5 अगस्त से पहले की सूरत हाल बहाल नहीं होगी, हम किस तरह बात कर लेंगे, माहौल ही नहीं है बात करने का। तो फ़िलहाल मुज़ाकरात तो छोड़ दें,
CBMs करने दें इंडिया को। अगर इंडिया चाहता है बातचीत तो CBMs करने दें, CBM उसे करने चाहिए। वहाँ जो पाकिस्तानी जाते हैं उनको मारपीट होती है वो बंद होनी चाहिए। कश्मीरियों का जो मुहासरा है वो ख़त्म होना चाहिए। 37A और 36 तक जो है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। प्री 5 अगस्त की पोजीशन बहाल हो, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और मैं प्राइम मिनिस्टर की बात पे यकीन रखता हूँ। नूरवर्दी साहब, मंदरजात पे एतराज़ है, NBC कहते हैं, लेकिन अभी इस खत में जो खुशाइन बात है उसके बारे में क्या कहते हैं? क्या कोई स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है इसको लेकर? देखिए, मोदी जी का ख़त आया, उस पर फ़ॉरेन ऑफिस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था और मुझे सख्त एतराज़ है जो फवाद चौधरी साहब और शेरी मज़ारी ने उसके ऊपर कमेंट किया है। हर आदमी को अपनी डोमेन में रहना चाहिए और दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं ये खारजा पॉलिसी पर हैं। हमने कब, पाकिस्तान ने कब भारत से बात करनी है और हमें क्या सूट करता है, और भारत ने कब पाकिस्तान से बात करनी है और भारत को क्या सूट करता है, ये तय करने के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की हुकूमत मौजूद है। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हर आदमी जो है वो खारजा पॉलिसी का एक्सपर्ट है और वो समझता है कि उसने PhD इन फॉरेन पॉलिसी की हुई है। और बिलखसूस हम सब समझते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात तय करने का पैमाना तो हमारे हाथ में होना चाहिए कि हमने क्या करना है। भी आलमी मंजरनामा है, फैटफ है, दुनिया निकाह है, पाकिस्तान और भारत की बात होनी चाहिए। बात अगर हो भी प्री कंडीशन से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पहले जिन्होंने बात की हमने उन्हें मोदी का यार कहा, उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। मोदी को नुकसान नहीं हुआ जब हमने किसी को, जब मोदी पाकिस्तान आए और जब हमने उसके बाद उनको मोदी का यार कहा जिनके पास आए, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ कि आज हम दोबारा 5 साल लग रहे हैं दोबारा बातचीत को शुरू करने के लिए। बगैर बातचीत किए जंग हमने करनी नहीं, बातचीत हमने करनी है और बातचीत शुरू करने में फिर वक्त लग जाता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। मैं अब भी समझता हूँ कि जो ख़त आया है उसको फ़ॉरेन ऑफिस को रिस्पॉन्ड करना है, प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करना है, जिनका काम है। ये जो हर वज़ीर उसके ऊपर तबसरा कर रहा है ये भी गलत है। और पाकिस्तान की जो भी लाइन है, बात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान ने पहले भी वाजे किया है, इस खत की रोशनी में भी उन्हें वाजे करना चाहिए। स्टेप फॉरवर्ड देखते हैं, मतलब आप इसको हाँ। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि बातचीत जैसे भी शुरू हो, हमने पहले भी यहाँ पीपल टू पीपल कांटेक्ट देखा है, पहली दफ़ा देख रहे हैं। मुशर्रफ के दौर में पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं था, उधर से डेलीगेशन आते थे सैकड़ों के, इधर से सैकड़ों के डेलीगेशन जाते थे, इधर से मौलाना हजरात के डेलीगेशन भी जाते थे देवबंद के, उधर से भी लोग आते थे। उसी दौर में कश्मीर और श्रीनगर तक NBC को भी जाने की इजाज़त मिली, वरना वैसे कहाँ श्रीनगर जाने की किसी पाकिस्तानी को इजाज़त मिल सकती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि भारत से बातचीत करनी है, किस तरह करनी है, किस माहौल में करनी है, किन शराइत पे करनी है और पाकिस्तान का मुफाद क्या है, ये तय करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और खारजा, हमारी वजारत खारजा बेहतरीन फोरम है। बिल्कुल ठीक हो गया। और हम सबको इन हसास मामलात पर अपनी जो है ना हर्जा सराई और अपना जो मोदी का यार है, हम एक कह देगा मोदी की तैयारी कर ली है, दूसरा कह देगा पाकिस्तान का मुफाद है, इस रस्म को ख़त्म करना चाहिए। शुरू हो गया के दरमियान ताल्लुकात को नाजुक सूरत। जी मिस्टर सर, अभी CBMs की अगर बात करते हैं, जैसे कि NBC ने भी कहा था, तो किस तरह से CBMs की तरफ जाएंगे अगर हम एक लेटर को एज ए वे फॉरवर्ड नहीं लेते? देखिए, मैं इस तमाम सूरत हाल को दो तनाजुर में देखती हूँ और दुनिया में कोई चीज़ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, बल्कि ये बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया से के साथ मिली हुई होती है। और यही तरीका इस वाले जो लेटर के अंदर है ये हमें अपनाना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान सर्टनली अपने दोस्त तो तब्दील कर सकता है लेकिन अपना हमसाया तब्दील नहीं कर सकता। हम ये नहीं सोच सकते कि हम पाकिस्तान को उठा के जो है अमेरिका के साथ रख देते हैं, या हमें ये वाला नेबर अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको जो है चीन के ऊपर की तरफ ले जाते हैं, रूस और चीन के बीच की जगह पर। पाकिस्तान जहां जियोग्राफिकली मौजूद है वो वहीं मौजूद है और हम लोगों को इस बात का जो अंदाजा है वो बड़े अरसे से हो चुका है कि हम अपने नेबरहुड के साथ अच्छे रवाबित के साथ रहेंगे तभी पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है, खा वो अफगानिस्तान हो, खा वो इंडिया हो, खा वो ईरान हो, खा वो चाइना हो। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट और सोवरेनिटी है उसके ऊपर कहीं भी आंच आने देंगे। NBC ने भी इस खत के अंदर एक लफ्ज की तरफ इशारा किया कि नरेंद्र मोदी या भारत की नरेंद्र मोदी की हुकूमत पीपल ऑफ पाकिस्तान से अच्छा कॉन्टैक्ट चाहती है। यहां एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, पीपल ऑफ पाकिस्तान यानी मैं और आप और जो लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
स्टेट ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, हम सब एक हैं। इसके अंदर से किसी एक जुज़ को निकाल के आप उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करें और बाकी जुज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश ना करें और वहां जो है वो मामलात को गड़बड़ की तरफ लेकर जाते रहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। सो द पीपल ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीड्स टू रियलाइज कि सिर्फ पीपल ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान एज अ स्टेट के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे तो होंगे, अदरवाइज फिर जो मामलात हैं वो कशीदगी की तरफ ही रहेंगे। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, सिर्फ पाकिस्तान को भारत के बिल्कुल ठीक हो गया। मिस्टर सार बगेरी साहब की तरफ जाऊंगे। बगेरी साहब, मिस्टर सार भी इस तरह से जिस स्टेट के पिलर्स में 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी है, टेरिटरी भी है और उसके अलावा पॉपुलेशन भी है उसकी, और चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने उसकी गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी दोनों को साथ लेके चलना होता है। क्या कहते हैं कि इस लेटर के अंदर, इसके मंदरजात में कितनी आपको लगता है स्टेप को आगे लेके चलने वाली बात है? देखें, जो नासिर बेग चुगताई साहब ने बात की है और अनीका ने की है, दोनों से फुली एंडोर्स, बिल्कुल उनकी करेक्ट एनालिसिस है और ये लेटर इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल और आई थिंक इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस मस्ट बी ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट एंड शॉर्टली वी शुड हैव सम रिस्पॉन्स फ्रॉम ये फॉरेन ऑफिस। लेकिन बात यह कि वाई इंडिया इज कमिंग डायलॉग के लिए, ये सोचने की बात है बिकॉज इंडिया इज आइसोलेटेड। नंबर 1, इंडिया हैज़ ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड कि आप कश्मीर में जो कर रहे हो या जो पाकिस्तान में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, नाउ जो हमने प्रूफ दिए यूनाइटेड नेशन में भी, जो आप मनी लॉन्ड्रिंग, ये फिर मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसके बाद ये स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं, 5th जनरेशन वॉर कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो कर रहे हैं, सारी चीज़ें के प्रूफ चले गए हैं। एंड नाउ इंडिया इज़ फिट केस फॉर FATF एंड दैट इज व्हाट दे आर वरीड पीपल। गवर्नमेंट ने जरूर, फॉरेन नेशन ने इनको कहा है कि नाउ यू आर इन ट्रबल, यू आर बीइंग आइसोलेटेड, प्लीज मेंड योर वेज एंड ट्राई टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद पाकिस्तान। एक तो ये पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस रहा है, वो हमने पहले हमारे जो मशीर ये हैं इसके डिफेंस के, उन्होंने भी बात की, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने पहले बात की, बिल्कुल वी आर रेडी एंड वी वांट रिलेशन हमारे बेहतर हो, वी डोंट बिलीव इन, और हमने पीस का पैगाम भी दिया है पुलवामा 27 फरवरी के बाद, एटलीस्ट टू क्रिएट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। आपने कौन सी की? आपने 5th जनरेशन की हुई है, आप बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं, NRC और वो CA और NRC वो आपके सामने है, माइनॉरिटी इशूज इनके अपने प्रॉब्लम हुए हैं, तो नाउ दे आर बीइंग कॉर्नर्ड। पाकिस्तान को अपनी रिस्पॉन्स मैयर देनी चाहिए, सोच समझ के देनी चाहिए और सबसे बड़ी ये बात कहनी चाहिए कि आप सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे जब कश्मीर को 370-35 को रिस्टोर करें और स्टॉप इंटरफेयर इन पाकिस्तान। नाउ वी हैव वांट रिलेशनशिप बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सॉवरेनिटी। और लेटर में नेशन को लेटर आना चाहिए। नेशन मीन्स आर्म फोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट इज व्हाट हैज टू बी मेंशन्ड एंड नेगोशिएटेड व्हेनेवर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यूसुफ साहब, आप इस इशू को भी कवर करते रहे हैं काफ़ी हद तक, लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसमें सिर्फ आवाम को कहा गया है और बाकी जो 3 पिलर्स हैं स्टेट के, उनको नहीं स्पेसिफिकली कहा गया, जिसमें टेरिटरी भी है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, सॉवरेनिटी है, क्या कहते हैं इस बारे में? इज़ इट अ स्टेप वे फॉरवर्ड? देखें, बहुत से लोगों के लिए ये एक हैरान कुन डेवलपमेंट होगी जो भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान चल रहा है, लेकिन मेरे लिए कोई हैरान कुन नहीं है। इस हवाले से 2 खबरें लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने कहा था कि जो पैगामात एक्सप्रेस ट्रिब्यून में की हुई है कि पैगामात पाकिस्तान को आ रहे थे कि भारत इंगेज करना चाहता है। फिर 27 फरवरी को ये वाज़े तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान मैंने एक खबर की कि जिसमें तय पा गया था कि दोनों ममालिक अब एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म हमारे इमरान खान साहब अब मोदी साहब को फाशिस्ट नहीं कहेंगे, हिटलर नहीं कहेंगे। और अगर आप रिकॉर्ड पे जाके देखें तो 17 जनवरी को लास्ट टाइम उन्होंने इस तरह का कोई पर्सनल अटैक किया, उसके बाद उन्होंने बात नहीं की। ये हो क्यों रहा है? जाहिर है कि कुछ ब्रिगेडियर साहब ने वजूहात बयान की कि शायद इंडिया आइसोलेट हो गया, उनकी भी कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, लेकिन हमने भी बहुत सारी कंसेशंस दी हैं। मेरे ख्याल में जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग पे है, अब हम बात कर रहे हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि हम अब ये नहीं कह रहे एक्सप्लिसिटली, फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग में मैं कवर करता हूँ कि हम 5 अगस्त 2019 की सिचुएशन पे वापस चले जाएं। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं अपनी जो पोजीशन है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हमेशा जब हमने बात की है, अगर आप मुज़ाकरात की बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले में हमने पोजीशन ऑफ वीकनेस पे बात की है। अगर तारीख उठा के देखें, पाकिस्तान फ़ौरन बनने के बाद
नेहरू ने हमें ऑफ़र किया, लियाकत अली खान साहब को, हमारे वज़ीर आज़म, कि आप वैली ले लें, बाकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख छोड़ दें। हमने कहा नहीं जी, पूरा कश्मीर लेना है। 1962 में जब भारत की खूब पिटाई हुई चीन के हाथों, चीन ने हमें पैगाम भिजवाया सदर जनरल अयूब को कि आपके पास मौका है, कश्मीर लेना है तो ले लें, लेकिन हम बड़े अच्छे दोस्त थे, हमसाए थे। हमने कहा नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। 9 साल के बाद भारत को मौका मिला, उन्होंने आपको एक सेकंड नहीं लगाया और बांग्लादेश बन गया। उन्होंने मुक्ति बानी और जो करना था कर दो। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर आए लाहौर, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत जो कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है। उन्होंने कहा कि जो भी मुज़ाकरात के ज़रिए तय होगा वो काबिल कबूल होगा। 2004 के बाद अगर आप देख लें, एक 4 नुकाती तजवीज़ सामने आई कि LOC को इररेलेवेंट कर दिया जाए। 2015 की बात कर लें, मोदी खुद लाहौर आए और उन्होंने कम से कम ये कहा कि कश्मीर के ऊपर हम बात करेंगे। अब क्या हो रहा है, सरकारी तौर पर भारत ये तक नहीं कहता कि कश्मीर का मसला जो हल तलब है। तो मतलब ये है कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अगर माजी में आज मुझे लगता है कि हम वही पॉलिसी अपना रहे हैं जिस पर माजी में हम हुकूमतों को गद्दार कहते थे, तो हमें सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को अपनी लेगेसी बनाने का शौक है और उस लेगेसी बनाने के चक्कर में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, कंसेशन देने के लिए तैयार हैं। अगर हमें आज रियलाइज़ हुआ है कि कश्मीर के ऊपर कोई गिव एंड टेक करना है तो उसके ऊपर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें, अपनी लेगेसी बनाना छोड़ें और इतना तेज़ मत जाएं, क्योंकि भारत अब आपको कोई कंसेशन देने वाला नहीं है। ओवरऑल आई बिलीव कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। किन शराइत पर होने चाहिए ये मेरे ख्याल में तय होना बाकी है और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बारे में ये बात बिल्कुल सादिक आती है कि इन्हीं पर चल के जो आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। लेट्स हैव अ स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक। अब बात करेंगे मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और तशवीशनाक सूरत हाल के बारे में। NCOC ने तजावीज़ दे दी हैं कि आप तालीमी इदारे बंद कर दें और 11 अप्रैल से तालीमी इदारे भी 9 अजला में बंद किए जा रहे हैं, जबकि सिंध ने कहा है कि फ़िलहाल हम स्कूल्स नहीं बंद करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए 10,000 से ज़ायद वैक्सीनेशन मंगवा ली हैं। और अब ये हिकमत अमली, ये स्ट्रेटजी किस तरह से है, किस तरह देखते हैं 9 अजला में तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किस तरह से देखा जाता है, हमने दुरुस्त हिकमत अमली अपनाई है या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। NBC क्या कहते हैं इस बार, इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं? पुरानी वाली स्ट्रेटजी है, इसमें कोई सिवाय वैक्सीन की इंपोर्ट के और कोई नई बात नहीं है। वो उसी पे हम काम कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, कराची में भी कई इलाकों में हो गया जहाँ से इत्तला आ रही है। और जो इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन है, वैक्सीन है, ये बड़ा मसला बन रहा है हमारे लिए, क्योंकि अब जो इत्तलात हैं वो ये हैं, ट्रांसपेरेंसी का भी ख़तरा है कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं और जो निजी शोबा बेच रहा है वो 150% एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है हमसे। जो हिंदुस्तान में कीमत अगर 300 रुपये है, पाकिस्तानी रुपए में, पाकिस्तानी करेंसी में अगर 300 रुपये है तो वो हमसे 1000 ले रहा है, 1200 ले रहा है। अगर 1000 है तो हमसे वो 3000 ले रहा है ये। और फिर वो कंपनी ये कहती है कि जी मैं तो, हमने कीमत रखी 8000 रुपये, वो कह रहे हैं ये भी काबिल कबूल नहीं है, और अगर आप नहीं करें हम वापस भेज देते हैं। तो उनको उससे कहें भेज दें वापस, कोई मसला नहीं है, और बहुत जगहों से मिल जाएगी अगर ख़रीदना है हमको। तो अब असल मसला वैक्सीनेशन का है। अब जब तक आप वैक्सीनेट नहीं करेंगे कौम को, उस वक्त तक ये मसला रुकेगा नहीं, ये बीमारी रुकेगी नहीं। जगह जगह पर वैक्सीनेशन हो रही है, जो अतिये में मिली हैं हमको, तोहफे मिली हैं, वो हम वैक्सीनेशन में कर रहे हैं, हम ख़रीद रहे हैं। WHO ग़ालिबन जून में हमें 1 करोड़ 20 लाख डोजेज़ देगी, जो बहुत बड़ी तादाद है, वो हमें मिलने वाले हैं, और वो एक फ़ंड के ज़रिए मिलेंगे, हम वो भी फ्री होंगे। तो मेरा ख़्याल ये है कि एक मरबूत ज़ाब्ता बनाया जाए और वैक्सीन हम कर जाएँ। अगर वैक्सीनेशन हम कर जाएँ, इस वक्त हम सबसे कम वैक्सीनेशन करने वाले कौम में शामिल हैं, साउथ एशिया में भी। बांग्लादेश टॉप पर है, श्रीलंका है, अब हिंदुस्तान हमसे ऊपर है, उसकी खैर आबादी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कि अगर ये इक़दाम करते रहे हम और वैक्सीनेशन पर ज़ोर दिया हमने, तो हम बच सकते हैं और ये मसला, मर्ज़ जो है, काबू आ सकता है।
फकीर साहब, 11 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया गया है और ये बच्चों की जो है मौजें पहले भी लगी थी। इस बार की स्ट्रेटजी में भी ये बात सबसे पहले जो है तजावीज़ में आई है सामने। क्या ये हिकमत अमली अब की बार कैसे देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट का पहले ये काम है कि कॉन्फिडेंस जो पेरेंट्स में और आम आवाम में लेकर आएँ, तब ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। आप ये स्टॉप करते जाएंगे 11 अप्रैल के बाद फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अनसर्टनिटी ख़त्म करें। दिस इज़ मोस्ट डैमेजिंग आवर इकोनॉमी एंड द कॉन्फिडेंस पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो आपको ये चाहिए कि आवाम को आप बताएं मीडिया पर आके, जो आपके सेहत के एडवाइज़र हैं, कि जी पाकिस्तान कहाँ से इम्पोर्ट कर रहा है। आप चाइना की जो फर्स्ट टॉप 4 हैं वर्ल्ड में, वो चाइना की है। चाइना फार्म जो हम लोगों ने भी एक शॉट लगवाया, हम नासिर भाई चुताई का मुझे नहीं पता, ये लगाया होगा। तो आप लोगों को बताएं कि हम किस तारीख तक कितने ला रहे हैं और कैसे वैक्सीनेट कर रहे हैं। दिस इज द ओनली आंसर। अदरवाइज 3rd वेव 4th वेव आती रहेगी। आप कब तक बच्चों का तालीमी साल ज़ाया करेंगे, आप कारोबार तबाह करेंगे, लोगों को घर पर बिठाएंगे। आपके क्या इतने इकनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो आप कर सकेंगे। इसलिए ये तो ईजी काम है ना। प्लस आप स्कूलों का सिस्टम ठीक करें, कम से कम तमाम स्कूल टीचर्स को आप वैक्सीनेट कर दें। वहाँ की आया जो बच्चों की हैं वो हैं, गार्ड्स हैं, उनको वैक्सीनेट करें। मेक अ होलसम प्लान कि आपने कैसे इसको ओवरकम करना है। हैपेजेट मत करें। हमारी 80% 90% लोग गरीब हैं, हमने उनको देखना है, उनका ख्याल करना है। गरीब अमीर तो बाहर जाके भी लगवा रहे हैं, कोई दुबई से लगवा रहा है, कहीं से लगा रहा है। ये लोगों को बताना है हमने। एंड दैट होल्ड गुड। इसकी की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। प्रोविंसेस को कॉन्फिडेंस पे लें। आप बताएं किस तरीके से चाइना से हम ला रहे हैं, कौन सी तारीख को कितनी आ रही है और उसको लोगों कैसे लगाना है। 60 साल तो हो गए, व्हाट अबाउट 50 साल वाले, 40 साल वाले टीचर्स आपके हैं, ये सबको हमने अरेंज किया। तो होलसम प्लान गवर्नमेंट को चाहिए। इसमें गवर्नमेंट की वीकनेस है। गवर्नमेंट हैज़ टू कम फॉरवर्ड, मेक अ प्लान, डिश इट आउट, कम ऑन द टीवी, टेल एवरीवन, ताकि हर एक को पता हो कि हमें वैक्सीनेशन कम होनी है, ताकि लोग 3-4 महीने बंद भी कर देंगे, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी आज बंद कर दिया, कल खोल दिया, चौथी वेव आ गई, इट्स नॉट डन। सो यू हैव टू मेक अ ब्रॉड प्लान। सोहरवर्दी साहब, बहुत शुक्रिया बगीर साहब। सोहरवर्दी साहब, 9 अजला में तय कर लिया गया है स्कूल्स के बारे में। सिंध ने एक डिफरेंट स्ट्रेटजी, एक डिफरेंट राह लिए, कहते हैं अभी स्कूल बंद नहीं करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत ने या NCOC ने जो तजावीज़ दी हैं उसको लेके क्या इस बार ये स्ट्रेटजी काम करेगी? देखें, स्ट्रेटजी तो उनकी पिछली बार भी काम की है और उससे पिछली बार भी काम की है, तो इस बार उस पर शक करने की क्या जवाज़ मौजूद है? क्या फर्स्ट वेव में स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया है? क्या सेकंड वेव में स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया है? मतलब यहाँ तो हम कहें ना कि जो उनकी पिछली सारी हिकमत अमलियाँ तो बहुत नाकाम रही हैं, तो अब हम उनसे क्या। लेकिन अगर NCOC के फर्स्ट वेव की हिकमत अमली कामयाब रही है, सेकंड वेव की हिकमत अमली कामयाब रही है, तो मेरे पास तो कोई जवाज़ नहीं है कि मैं उनकी 3rd फेज़ की हिकमत अमली पर शक करूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इस वक्त वैक्सीनेशन का मामला है उस पर ज़रूर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी का ख़त भी है और वैक्सीनेशन की स्पीड भी बहुत स्लो है। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो प्राइवेट माफिया है उसने इससे पहले कोविड की टेस्टिंग में भी बहुत माल बनाया है, क्योंकि सरकारी तौर पर बहुत देर से जाकर टेस्टिंग की प्राइस फिक्स की गई। और हमने यहाँ देखा कि जो प्राइवेट लैब्स वाले हैं उन्होंने 9-9, 10-10 हज़ार रुपये भी चार्ज किए और टेस्ट किए, जबकि टेस्ट तो 3-4 हज़ार रुपये में भी मुमकिन था। लेकिन चूंकि पिछली हुकूमत में मुझे याद है डेंगू का टेस्ट 90 रुपये में उन्होंने फ़िक्स किया, जबकि उस वक्त उसकी मार्केट में कीमत 500-600 रुपये थी। लेकिन जब डेंगू फैल गया तो उन्होंने उसका एक रेट फ़िक्स किया और उसको इम्प्लीमेंट भी कराया। लेकिन यहाँ पे हम कोविड के टेस्ट का रेट भी फिक्स नहीं कर सके। हमने भाम में डाल दिया कि किट फ़लाँ आती है, फ़लाँ आती है, उस किट की प्राइस कम है, इस किट की। मुझे क्या पता मेरा किस किट से टेस्ट हो रहा है? मेरे लिए एक प्राइस फिक्स होनी चाहिए और गवर्नमेंट को उसके मुताबिक उसको चलना चाहिए। अब भी वैक्सीनेशन का ये मामला है, गवर्नमेंट को इसकी अब आप देखें ना, हम बात करते हैं, ब्रिगेडियर साहब ने कहा अमीर जाके बाहर से लगवा रहा है, गरीब को मुफ्त लग जाएगी, मिडिल क्लास क्या करेगा? मेरे जैसे मुझको तो ज़कात नहीं लगती है ना, फ़र्ज़ कर लें मैं साहिब इस्तिताअत भी हूँ, चले मुझे सरकार पर बोझ भी नहीं डालना चाहिए, मुझे पे करके लगवा लेनी चाहिए, मैं क्या करूँ?
मैं 6 गुना कीमत दे के लगवाऊँ, मुझे सरकार मेरे लिए प्राइस भी फिक्स नहीं कर। वैसे तो दुनिया में कहीं भी प्राइवेट को इंपोर्ट करने की इजाज़त हुकूमत नहीं दे रही, हर जगह हुकूमत खुद इंपोर्ट कर रही है, खुद लगा रही है। लेकिन हम कहते हैं चलें जी, पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं, हम दुनिया के बाकी मुल्कों से मुख्तलिफ हैं, यहाँ लोग टैक्स भी नहीं देते हैं और अमीर भी हैं, तो इसलिए दुनिया में लोग टैक्स भी देते हैं और वहाँ का टैक्स कल्चर भी अच्छा है। तो यहाँ आप कुछ अगर करना है तो प्राइस तो सही फिक्स करें दुनिया के मुताबिक। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। टेस्ट की प्राइस फिक्स की, ना आपने वैक्सीन की। यूसुफ साहब, जिस तरह से वैक्सीनेशन अब भी 10,000 से ज़ायद मंगवा ली हैं, WHO से जुलाई में एक और खेप भी आ रही है, तो वैक्सीनेशन जो हैं उसका तसलसल जारी है। और ये एक बड़ी डिफरेंट बात है पिछली बार और अब की स्ट्रेटजी में, कि पहले वैक्सीनेशन का सिर्फ कहा जा रहा था कि आज बन रही है, कल, अब बन चुकी है। स्ट्रेटजी किस तरह देखते हैं अब? देखिए, हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं कि कारोबारी ज़िंदगी भी चलता रहे और उसके साथ साथ इस कोरोना की जो वबा है उस पर भी काबू पाया जाए। अब उसके अंदर कन्फ्यूजन ये है कि ये 9 अजला में लेट से कि स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो वेडिंग हॉल्स हैं, अगर आप 300 का इज्तिमा है तो वो करने की इजाज़त है। तो ये समझ से बाहर है कि बल्कि अभी जो इस्लामाबाद के DC हैं उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हुआ और उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि उनके जो वालिदैन थे वो एक शादी में गए थे और वहाँ से वो कोरोना लेकर के आए, और जो वेडिंग्स हैं ये सुपर स्प्रेडर हैं उनकी नज़र में। लेकिन गवर्नमेंट ने वेडिंग्स को अलाउ किया हुआ है। ज़ाहिर है उनके ऊपर दबाव है कि अगर हर चीज़ बंद कर देंगे तो फिर मईशत बैठ जाएगी। दूसरा, जहाँ तक ये बात है वैक्सीन की, आई एम सॉरी टू से कि हमारा वैक्सीन के हवाले से बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं, इवन खिते के ममालिक हैं, हमसे मेरे ख्याल में कम उनके वसाइल हैं। उनके मुकाबले में हमारा कोई मेरे ख्याल में रोड मैप रहा ही नहीं। हमारा सिंपल ये तवक्को रही कि हमें चैरिटी में, डोनेशन में कुछ चाइना दे देगा, कोई वर्ल्ड बैंक दे देगा, कुछ और ममालिक जो हैं हमारी इमदाद कर देंगे, तो उस तरीके से हम अपने लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये हिकमत अमली बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपने इन द लॉन्गर रन इस मसले पर काबू पाना है तो आप जो मैक्सिमम आपकी आबादी है उसको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और ये तभी मुमकिन है कि जब गवर्नमेंट जो है उसकी ओनरशिप लेगी। ये नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर को ठीक है अलाउ करें, कुछ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो लगवाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग शायद फिर उनके पास अगर खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो कहाँ से वैक्सीन लगवाएगी। तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट की हिकमत अमली है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसकी वजह यह है कि हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, वसाइल भी नहीं हैं, और यही वो वजूहात हैं जिसका लिंक जो पहले टॉपिक से भी रिलेटेड है कि हम क्यों अब भारत के साथ उनकी शराइत पर अमन की ख्वाहिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी की तरह की कॉन्फ्रंटेशन अफोर्ड कर सकें। मिस्टर सर, हमेशा सिंध जो है देखा गया, बहुत बार बल्कि ऐसे एक्सरसाइज किया गया कि उन्होंने अपना जो प्रोविंशियल स्टेटस है उसकी ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज किया। अभी भी कहते हैं हम स्कूल जो है बंद रखेंगे, NCOC की तजावीज़ आती हैं। इस स्ट्रेटजी को ओवरऑल इन होलसम कैसे देखती हैं? देखें, मैं ये बात जो कहने जा रही हूँ वो उस तनाजुर में कहने जा रही हूँ कि बहुत सारे इंटरनेशनल ममालिक के जहाँ जहाँ मेरे जानने वाले हैं, मैंने सबसे जानने की कोशिश की है। पाकिस्तान की NCOC की थॉट प्रोसेस जो जा रही है और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन है, आई डू हैव टू अप्रिशिएट दैट। क्योंकि शुरू में इमरान खान साहब की इस पॉलिसी को कि देखें हम इकॉनमी को कम्प्लीटली बंद नहीं करेंगे और हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की तरफ, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, मैंने खुद भी बजाते खुद बहुत क्रिटिसाइज किया था। लेकिन पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवाते, आप कोरोना की वैक्सीन की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ कंस्पिरेसी थियरीज बहुत जल्दी ब्रू करना शुरू कर जाती हैं और लोग मान भी जाते हैं। कोविड आया था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था अस्पतालों में डॉक्टर जो है वो जहर के टीके लगा रहे हैं और मार रहे हैं। तो मेरी नजर में हम लोग एनफोर्स्ड जो पॉलिसी है वो नहीं अपना सकते, NCOC भी नहीं अपना सकता, गवर्नमेंट भी नहीं अपना सकती। हम लोगों को स्लो एंड स्टडी लेकर चलना पड़ेगा पाकिस्तान के हालात को देखते हुए और पाकिस्तान के लोगों को देखते हुए। लेकिन इस हद तक मैं जरूर मानती हूं कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है ना डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ या डिफरेंट साइड्स के साथ, फॉर एग्जांपल एजुकेशन को आप बंद कर देते हैं जो कि सबसे जरूरी चीज है, जो कि हमारे फ्यूचर बनाएगी, लेकिन आप शादियों को बंद नहीं करते, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे इस बात समझ नहीं आती कि आप जितना सादा शादी हो उतना बेहतर है। ये तो मौका है, ये तो बहाना है लोगों के लिए कि आप सादा शादियां करें। 300 लोग हम लोगों ने फिर भी बुलाने हैं, लेकिन एजुकेशन हमने बंद कर देनी है जहां एक क्लास के अंदर 30, 40, 50 बच्चे होते हैं ज्यादा। तो मेरी नजर में पॉलिसी ठीक है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन और साथ साथ किस शोबे के अंदर किस हद तक इंप्लीमेंटेशन करनी है उसकी सोच में जरा सा फुकदान है।
ठीक हो गया जी। जान है तो जहान है। एनसीओसी की तजावीज़ हो या हुकूमत की स्ट्रेटजी हो कोरोना को लेकर, उसको अमल दरामद करना और करवाना जो है ना सिर्फ ये हुकूमत की बल्कि इदारों की और आवाम की भी जिम्मेदारी। एक ब्रेक के बाद लेट्स हैव अ स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर में अब बात करेंगे अपोजिशन के इत्तेहाद को बचाने के लिए मौलाना साहब की सर तोड़ कोशिशों के बारे में, और इसी तनाजुर में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात भी करते हैं वो, और उनके दरमियान राब्ता होता है जिसमें तमाम इख्तलाफात को भुला के मामलात को मिलजुल कर इत्तफाक से हल करने पर जोर देते हैं। तो क्या ये इत्तेहाद, ये जमातें एक बार फिर मुत्तहिद हो सकती हैं या नहीं? NBC क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मुख्तसर बात आपने करने में कहा है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये। माजी को दफन कोई नहीं कर सकता, वो कोई फ़ौजी हो या सियासतदान हो। माजी तो माजी रहता है, आप एक भूत की तरह आपसे लिपटा हुआ होता है। लेकिन मैंने अभी जो एक डेवलपमेंट देखी है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायरा साहब नैब के उस जुलूस में जाएंगे जो मरियम जा रही हैं लेकर, और मौलाना साहब भी शायद जाएँ उसके अंदर। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। फिर सीज़ फायर हो चुका है दोनों के दरमियान, तो शायद PDM कायम रहे, PDM अपने मसाइल को हल कर ले, PDM फ़िलहाल फिर एग्री हो जाए, क्योंकि अब सब एग्री हैं कि इस्तीफ़े नहीं होंगे, क्योंकि कोई इस्तीफ़ा दे ही नहीं रहा अब। वरना पहले लोग इस्तीफ़ा दे थे, जो बाकी बचे थे वो भी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, लॉन्ग मार्च भी नहीं हो रहा, धरना भी नहीं हो रहा। तो अब मसला क्या है, इख्तिलाफी मसला क्या है? कोई नहीं है। तो फिलहाल PDM बरकरार रहेगी, इत्तेफाक कर लेंगे ये लोग। बहुत शुक्रिया। PDM का देखकर ये मैरिज इनकन्वीनियंस है, ये नहीं चलेगी। सिंपल वजह ये है कि पीपल्स पार्टी इज वेल टक्ड इन सिंध। नंबर 2, अगर आज जाते हैं लॉन्ग मार्च पे पीपल्स पार्टी जाती है और ये गवर्नमेंट लेट से चली जाती है, इलेक्शन होते हैं, हु इज गोइंग टू द लूजर? लूजर इज टोटली पीपल्स पार्टी, क्योंकि PMLN पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाकी जगह पर भी, जबकि पीपल्स पार्टी विल रिमेन ओनली इन सिंध। और अगर उनको 2 साल मिलते हैं, लेट नॉर्मल टाइम इलेक्शन होते हैं, तो वो पंजाब में अपना होमवर्क कर रहे हैं, वो अपने आप काफ़ी गेन कर लिए सेनेट के इलेक्शन से, वहाँ पर वो बराबर उनको कर रहे हैं, अपने को स्टैब्लिश करेंगे। दे माइट बी एबल टू गेन फ्यू मीट। पंजाब में जो होल्ड करेगा वो सेंटर में आएगा, इसलिए पीपल्स पार्टी नॉट जॉइन PDM। सोहरवर्दी साहब, अभी कुछ दिन पहले बहुत से बयानात ऐसे भी आए हैं जो कि सख्त बयानात थे, स्पेशली जो बिलावल भुट्टो ने दिए थे। उसके बाद भी आपको लगता है इत्तेफाक हो सकता है दोनों जमातों में या अपोजिशन में? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी बंद गली में है, वो PDM को छोड़ भी नहीं सकती है और PDM में रह भी नहीं सकती है। मुश्किल तो पीपल्स पार्टी के लिए है। बाकी दोनों जमातों ने अपने नया शेड्यूल का लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, और वो उस लॉन्ग मार्च जब करेंगे ईद के बाद, उसके साथ इस्तीफ़े भी देने के पाबंद हैं। वो कब कह रहे हैं कि जब लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे तो इस्तीफ़े नहीं देंगे, जब लॉन्ग मार्च करेंगे तो उसके साथ इस्तीफ़े देंगे। मसला तो पीपल्स पार्टी का है कि ना वो PDM को छोड़ सकती है, ना PDM में रह सकती है, और अगर छोड़ती है तो छोड़कर उसका हालत जमात इस्लामी वाली हो जाएगी, ना हुकूमत में होगी ना अपोजिशन में होगी, और वो और सिराजुल हक और पीपल्स पार्टी इकट्ठे सियासत करेंगे, ना 3 में ना 13 की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल सूरत हाल है पीपल्स पार्टी के लिए। वो वापसी का रास्ता PDM में तलाश कर रहे हैं, जो उनको मिलना मुश्किल। जी मिस निसार क्या कहती हैं? देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जैसी पहले थी ना, वैसी ही अभी है। बात यह है कि दरारें और खलफशार खुलकर सामने आ गई हैं, पहले जरा ढकी छुपी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इस्तीफे देने के हवाले से, क्योंकि उनका स्टेक बहुत ज़्यादा है, तो वो कभी अग्रीड एज सच नहीं थे। बातों बातों में बात होती थी, लेकिन कभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन यूं ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक रवैया बहुत तीखा, बहुत तेज़ हुआ, उसी टाइम पर पीपल्स पार्टी पीछे हटने लग गई। ये सेनेट के इंतखाबात तक का खेल था। सेनेट के इंतखाबात ओवर हो गए, उसके बाद जो है दराड़े और खलफशारे एक बार फिर खुलकर सामने आना शुरू हो गई। यूसुफ साहब देखें, PDM जो पीपल्स पार्टी है उसके लिए अगर उसने कुछ खुफिया फ़वायद लिए हैं तो वो PDM हो के ही लिए हैं। तो जरदारी साहब इतने श्रूड हैं कि वो PDM में रहेंगे भी, और शायद कहीं ना कहीं वो रोल प्ले करते रहें। और दूसरा, जो 26 मार्च को मरियम नवाज की रैली में वो शिरकत करेगी पीपल्स पार्टी, तो इसकी इंडिकेशन है कि अभी एज ऑफ नाउ शायद PDM बरकरार रहेगी। बिल्कुल ठीक हो। मौलाना साहब की कोशिशें रंग लाती हैं या नहीं है, वो मैदान सियासत में हमेशा सरगर्म रहते। आज के प्रोग्राम में इतना ही। व्यूज़ मेकर में इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।